Let's start next method, and that is the telephonic interviews. अभी टेलीफोनिक इंटरव्यूज क्या है बेटा? जब हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे थे मेलिंग मेथड से या बाय एनुमरेटर मेथड, तो उसी के अंदर एक आता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज. According to this method of data collection, the investigator seeks the desired information from the respondent over the telephone. यानी हमें जो डिजायर इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, वो जो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन भी कर सकता. और बिल्कुल सिंपल मेथड है बेटा. इसकी मेरिट्स क्या है? दिस मेथड कैरीज ऑल द एडवांटेज ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसके अंदर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सारी मेरिट्स आ जाती हैं बेटा. ओरिजिनलिटी रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी. यानी डाटा जो है आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी पर्सन से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्ट आपका नहीं है, बट फोन फोन पे बात हो रही. तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो ओरिजिनल होगी, मोर एक्यूरेट होगी, मोर रिलायबल, यानी मोर रिलायबल मीन्स ज्यादा विश्वसनीय होगी. यानी यहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होंगे, डाउटफुल नहीं होंगे. The added advantage is that this mode of data collection is much cheaper as compared to the personal investigation. अभी आप किसी प्लेस के ऊपर जाते हैं और फिर एक एक पर्सन से बात करते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बजाय कि किसके या फ़ोन पे इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. Besides, this method saves the respondents of personal embarrassment which he might encounter in personal interviews. अब कई बार क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे कोई पर्सन ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, वो थोड़ा एम्बेरस फील करता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फेस टू फेस तो कांटेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर आप फोन पे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह से पर्सनल एम्बेरसमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. ठीक है, फ्रीली जो है रिस्पोंडेंट जो है वो क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा किसको, जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको. तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू. ये थे आपके पास बेटा प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स. इसकी अब मेरिट्स और डीमेरिट्स हम इसकी देख लेते हैं. मेरिट्स हमने कर ली, डीमेरिट्स क्या रहती हैं इसकी बेटा टेलीफोनिक इंटरव्यू की? पर्सनल बायस. पर्सनल बायस इज द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस मेथड इन द केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज. यानी जब भी हम पर्सनल इंटरव्यूज की बात करते हैं, वहां पर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ हमें कह सकते हैं कि वो बायस हो सकता है. अगर वो ठीक से इंफॉर्मेशन नोट नहीं करेगा, वो बायस हो सकता है, या हमारा रिस्पोंडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देने में गड़बड़ करेगा. तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, पर्सनल बायस की प्रॉब्लम हो सकती है. लिमिटेड एसेस. दिस मेथड हैज लिमिटेड एसेस टू द रिस्पोंडेंट इन अ सिचुएशन व्हेन सम रिस्पोंडेंट्स मे नॉट वांट टेलीफोन्स. वैसे आज के टाइम में ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास अपने फोन नहीं होते. तो ऐसे लोगों तक फिर ये मेथड की जो असेस है वो नहीं रहती, यानी ऐसे लोगों से हम इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते. तो ये जो अभी तक आप कर रहे थे ये था कि हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, और बहुत सारे मेथड्स आपने इसके अंदर किए. अभी जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा. अब ये सेकेंडरी डेटा को कैसे आप लेंगे? देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. एक होता है बेटा पब्लिश सोर्स, एक होता है अनपब्लिश सोर्स. पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड. अभी पब्लिश्ड सोर्स क्या होता है और अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होता है? ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर है, एक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, यानी उसे कोई भी देख सकता है, यूज कर सकता है. एक कलेक्टेड तो है बट पब्लिश्ड नहीं है. वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास आपको मिल सकता है, डाटा है बट पब्लिश नहीं है, आप उसे वहां से कलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव. तो ये पब्लिश सोर्स कौन से हैं और ये अनपब्लिश सोर्स कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पब्लिश सोर्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. Ministries of the central and the state government in India publish a variety of statistics as their routine activity. यानी गवर्नमेंट के अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, हम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की बात करें, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है चाहे स्टेट मिनिस्ट्रीज है, अपने डे टू डे जो उनकी रूटीन एक्टिविटी होती है, डे टू डे रूटीन एक्टिविटी, ऑफिशियल रूटीन एक्टिविटी, उससे रिलेटेड डाटा जो है वो पब्लिश करते
एज दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, तो डाटा क्या होता है, फेयरली रिलायबल होता है, क्योंकि डाटा किसने प्रेजेंट किया है, किसने पब्लिश करवाया, गवर्नमेंट ने पब्लिश करवाया, तो डाटा क्या होता है, रिलायबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो पब्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करते हैं। आप एक दो एग्जांपल इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, यानी दो तीन एग्जांपल जो भी आप इसके अंदर ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, अपना जो भी डे टू डे उनका ऑफिशियल वर्क होता है उससे रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्ट होता है, यानी जो भी डाटा उनके पास है उसे वो पब्लिश करते हैं, और कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है। यानी आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप रिसर्च करने जा रहे हैं, किसी इशू पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, उस स्टैटिक्स को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करते हुए। नेक्स्ट है आपके पास सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन के बाद आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अभी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर आ जाती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज। अभी म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर क्या होता है, वहां भी बहुत सारा डाटा जो होता है पब्लिश किया जाता है। जैसे हम कहें बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, तो जितनी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है, मतलब वहां पर कितना बर्थ रजिस्ट्रेशन है, कितना डेथ रजिस्ट्रेशन है, लोगों के मतलब जो एजुकेशन की पोजीशन कितनी है, हेल्थ सर्विसेज क्या चल रही है, उससे रिलेटेड जो डाटा होता है वो सेमी गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो भी क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। अभी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज ने पब्लिश किया है तो ये डाटा भी क्या होगा, ये डाटा भी हाईली रिलायबल होगा। डाटा क्या होगा, ये भी फेयरली रिलायबल होगा और यूजफुल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस, committees and commissions appointed by the government also furnish a lot of statistical information in their reports. अब गवर्नमेंट बहुत सारी कमेटीज बनाती है, बहुत सारे कमीशन बनाती है। अब कमीशन जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यानी गवर्नमेंट की जो अलग अलग कमीशन, अलग अलग जो कमेटीज हैं, ये भी क्या करते हैं, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिश करवाते हैं। तो जब वो इंफॉर्मेशन पब्लिश होगी, क्योंकि किसने पब्लिश किया है, गवर्नमेंट के कमीशंस ने, गवर्नमेंट की कमेटीज ने पब्लिश किया है, तो यहाँ पर भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो भी फेयरली रिलायबल होगी। यहाँ भी आप दो तीन एग्जांपल के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। अभी ट्रेड एसोसिएशंस क्या होती हैं, सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशंस through their statistical and research divisions collect and publish data on various aspects of trading activity। यानी जितनी बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस हैं बेटा, वो अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क चल रहा है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल, शुगर मिल्स एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, यानी किसी भी एसोसिएशन की बात करें, ट्रेड एसोसिएशन की बात करें, तो उन एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी कंट्री की सॉरी कंपनी की, जो कंपनी है उसकी, या जो इंडस्ट्री है उसकी लॉस कितना चल रहा है, कितने वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है, उनकी कितनी आउटपुट चल रही है, तो इस सारी चीजों से रिलेटेड जो डाटा होता है वो पब्लिश किया जाता है। और उस डाटा को, स्टैटिक्स को आप क्या कर सकते हैं, उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कोई भी पर्सन, क्योंकि वो पब्लिश है ऑलरेडी, वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हुए उसको यूज कर सकता है। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज। अब बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर भी क्या होता है बेटा, जो भी रिसर्च एक्टिविटी होती है, जो भी उससे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं उसे पब्लिश करते हैं। इन इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी कुछ भी, कोई भी ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूशन
जो भी रिसर्च वर्क करेगा उससे रिलेटेड डाटा वो क्या करेगा, वो पब्लिश करवाएगा, और उसको हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर मोटिव हम उसको यूज कर सकते हैं। ये तो था पब्लिश सोर्सेज। अभी पब्लिश सोर्सेज के अंदर और भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल्स एंड पेपर्स। अगर हम मैगजीन्स की बात करें, हम न्यूज पेपर्स की बात करें, हम जर्नल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नल्स एंड द न्यूज पेपर, जर्नल्स एंड द मैगजीन्स? क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? जर्नल्स क्या होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड ज्यादा आर्टिकल्स होते हैं, उसको जर्नल्स कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर, पेपर्स के अंदर क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है। Many newspapers such as the Economic Times as well as magazines such as Commerce, Facts for You also supply a large variety of statistical information. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जर्नल्स के अंदर, पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर। वो इंफॉर्मेशन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर ऑब्जेक्टिव। पब्लिकेशंस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर। अभी रिसर्च स्कॉलर कौन होगा? अभी जैसे वही मैंने कहा कि भी आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आप आगे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप रिसर्च भी करेंगे। तो अपना जो भी रिसर्च वर्क होगा उससे रिलेटेड अगर कुछ डाटा पब्लिश किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो डाटा भी यूज कर सकता है कोई पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को भी एज ए सेकेंडरी डाटा कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो देर आर सो मेनी सोर्सेस जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पब्लिश जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश है, चाहे हम गवर्नमेंट के अलावा बात करें सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की तरफ से है, यानी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, या गवर्नमेंट के कोई कमेटीज हैं, गवर्नमेंट के कोई कमीशंस हैं, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश की है, ट्रेड एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन है, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन है, जर्नल्स एंड पेपर्स के अंदर आने वाले आर्टिकल्स हैं, या फिर हम कहें इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे हम एज ए सेकेंडरी डाटा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये तो था बेटा पब्लिश सोर्स। इसके बाद आता है हमारे पास अनपब्लिश सोर्स। ठीक है ना, पब्लिश के बाद कौन सा आता है, अनपब्लिश। अब ये अनपब्लिश सोर्स क्या होता है? देर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा। तो अभी अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा क्या होता है? These data are collected by the government organizations and others, generally for their self-use or official record. These data are not published. यानी बहुत सा डाटा ऐसा होता है जिसे कलेक्ट तो किया जाता है, जिसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट तो किया, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया, वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर है, बट वो डाटा पब्लिश नहीं है। आप ऐसे ही उस डाटा को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिश नहीं है। These unpublished जो मटेरियल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हाउएवर बी यूज एज सेकेंडरी डाटा, इसको भी आप यूज कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी डाटा, लेकिन आपको ये क्या करना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट से जाकर उस इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। अभी जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो चाहे वो पब्लिश सोर्स है, चाहे वो अनपब्लिश सोर्स है, ये तो आपने देख लिया कि पब्लिश में क्या होगा, अनपब्लिश में क्या होगा। तो हम सेकेंडरी डाटा जब ले रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमें सेकेंडरी डाटा को यूज करते हुए। सबसे पहले हमें माइंड में क्या रखना है, यानी कुछ क्वेश्चंस को लेके चलना है कि जो सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जिस्टेंस के अंदर है, उसे हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि वेदर द डाटा रिलायबल, क्या डाटा रिलायबल है, वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्या डाटा हमारे पर्पस ऑफ इंक्वायरी के लिए सुटेबल है, वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, क्या डाटा एडिक्वेट है, मतलब उचित है कि भी हमारे को जितना डाटा चाहिए क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे को मिल रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस को देखने के लिए कि वेदर द डाटा आर सुटेबल, वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, वेदर द डाटा आर रिलायबल, आपको कुछ और क्वेश्चंस को माइंड में रखना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन,
यानी जो हमारा कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी को देखना है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी वो डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतना कैपेबल है, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, मतलब इतने एक्सपीरियंस और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया। अगर ऐसा है तो डाटा रिलायबल है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसने वो डाटा कलेक्ट कर रखा है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कैसे हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से कहीं मैच भी करता है कि नहीं करता, कि आप उसे मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं तो कहीं आपका रिजल्ट डाउटफुल तो नहीं रहेंगे। यानी जिस ऑब्जेक्टिव से वो डाटा कलेक्ट किया गया था और आपका ऑब्जेक्टिव जिससे आप वर्क करने जा रहे हैं, क्या वो आपस में मैच भी करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो आपको डाटा को कलेक्ट करने से पहले ये भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो बी नोटेड, कि किस मेथड से वो डाटा कलेक्ट किया गया था, यानी द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी किस मेथड से वो डाटा कलेक्ट किया गया था ये भी आपको क्या करना है, देखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको और क्या देखना है, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। जो डाटा कलेक्ट किया गया था बेटा वो किन कंडीशंस में कलेक्ट किया गया था और आप उसे किन कंडीशंस में यूज कर रहे हैं। सपोज हम कहें कि एक जो डाटा था वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कलेक्ट किया गया था और आप उसे आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, आज के सरकमस्टांसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम में एक नॉर्मल सरकमस्टांसेस नहीं है। जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है ये एक नॉर्मल सरकमस्टांसेस नहीं है। तो अगर आपने वो डाटा आज के टाइम में यूज किया जो एक नॉर्मल टाइम के अंदर कलेक्ट किया गया था, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स डाउटफुल हो जाएंगे। यानी एक नॉर्मल टाइम में और एक वार टाइम के अंदर, एक नॉर्मल टाइम में एक डिजास्टर्स टाइम के अंदर आपको देखना है कि क्या कंडीशन सेम है, तो सेम कंडीशन का डाटा आपको यूज करना है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, one should also make sure that the units of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. Suppose आप एग्रीकल्चर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जो आपने आपने डाटा तो ले लिया, आपने स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन तो ले लिया, आपने ये नहीं देखा कि आप जो ले रहे हैं आप किलोग्राम की फॉर्म में ले रहे हैं, उन्होंने जो डाटा लिया वो क्विंटल की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो डाउटफुल हो जाएंगे। तो आपको डेफिनेशन ऑफ द यूनिट देखनी है, यानी यूनिट जो है मेजरमेंट वो सेम होनी चाहिए, तभी आप उस डाटा को यूज कर पाएंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड आल्सो बी चेक्ड, आपको देखना है कि डाटा एक्यूरेट है या नहीं है। इफ द अवेलेबल डाटा डू नॉट कंफर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन इट शुड बी डिस्कार्डेड, यानी अगर आपको लगता है कि नहीं ये डाटा जो है मतलब इसमें हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं है, जो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं है, तो आप उस डाटा को क्या कर दें, छोड़ दें, और वो डाटा आपके लिए यूजफुल नहीं, तो यू शुड बी डिस्कार्डेड दैट डाटा। तो ये था आपके पास कि जब हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज करते हैं, पब्लिश और अनपब्लिश, और जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये उसके साथ सेकेंड जो टॉपिक था कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हुए। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।